गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी चार्ज के रिगार्डिंग लास्ट हमारा जो वीडियो होगा इसके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी हमने तीन जो वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो दैट कवर्स सेक्शन 221 टू 224। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा चार्ज का पोर्शन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो 211 से ऑनवर्ड्स हमारे सेक्शन जहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में हमने बिगिनिंग में किया था कि चार्ज को कैसे उसको जो है वो फ्रेम किया था कोर्ट में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके रिगार्डिंग, कब जो है उसका उसमें जो चार्ज में अगर एरर है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 215 में हमने कवर किया था, 216 में हमने कवर किया था कि बेसिकली जो चार्ज है क्या उसको अमेंड किया जा सकता है और कब किया जाता है, ये भी हमने 216 में किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो अप टू सेक्शन 220 हमने कवर कर लिया एंड दीज आर द 3 सेक्शन, जो 4 सेक्शन जो हमारे जो बचे थे वो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली डायरेक्ट लैंग्वेज को हम लोग कवर करते हैं। 221 सेक्शन क्या कह रहा है, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि ऑफेंस को कमिट किया है। अब हमें ये तो पता है कि ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो जो ऑफेंस कमिट किया है वो कौन से सेक्शन में जाएगा हमें ये नहीं पता। कौन सा ऑफेंस कमिट किया हमें ये नहीं पता। एक्ट तो किया उसने, लेकिन उसको लीगल डेफिनेशन में कवर करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो मर्डर है, क्या वो कल्पित होमिसाइड है, तो हमें खुद नहीं पता कि उसका एक्ट जो है वो किस सेक्शंस में फॉलो कर रहा है। इट इज स्टिल डाउटफुल। तो लॉ कहता है अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो 221 में प्रावधान दिया गया है फर्स्ट क्लॉज में कि अगर आपको लगता है कि अगर 4 सेक्शन है, हमें ये नहीं पता कि इन चारों सेक्शन में किस में फॉलो कर रहा है, तो लॉ कहता है चारों का चार्ज लगा दो। आप सभी सेक्शन ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस पे चारों पे आप लगा दो चार्ज, और जब एविडेंस आएंगी जो एविडेंस के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर होगा हमारा सेक्शन जो प्रूफ होगा उसके रिगार्डिंग आप कन्विक्शन कर देना, बात खत्म। बट फॉर द टाइम बीइंग आप सभी का चार्ज लगा दो। तो यहां पर वर्ड लिखा है इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज ऑफ सच नेचर, अगर आपने एक एक्ट किया है या नंबर ऑफ एक्ट किए हैं और उसका नेचर ऐसा है कि वो डाउटफुल है दैट विच ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट्स विच कैन बी प्रूव विल कॉन्स्टिट्यूट द अक्यूज में बी चार्ज, तो हमें खुद नहीं पता कि अगर हमने किस सेक्शन को प्रूव करना है, वो उसका जो एक्ट है वो किस ऑफेंस, उसका क्या ऑफेंस बनता है। तो अगर हम लोग कंफ्यूज हैं तो लॉ कहता है कि जिस सेक्शन में आप कंफ्यूज हो उन्हीं सभी का चार्ज आप लगा सकते हो अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन। देन सेकंड क्लॉज सेज कि अगर आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, पहली बात 221 सेक्शन तभी अट्रैक्ट होगा जहां पर डाउट है। पहली बात तो 221 सेक्शन की फर्स्ट क्लॉज में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आपको डाउट है तो सभी सेक्शन का आप चार्ज लगा दो जिस के ऊपर आपको डाउट लगता है। बाद में देखेंगे जब एविडेंस आएगी फिर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे भाई किस एविडेंस जो है उसको उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन प्रूफ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पनिश कर देंगे उसको। बट फॉर द टाइमिंग चार्ज लगाने के टाइम पे आप सारे सेक्शंस को चार्ज लगा सकते हो जिसके ऊपर रिगार्डिंग आपको डाउट है। सेकंड क्लॉज सेज कि अगर आपने डाउट में आके 4 का चार्ज लगा दिया, हमें ये नहीं पता कि कौन से में वो ऑफेंस को जो है फॉल कर रहा है, बट आपने चार्ज लगा दिया, बट जब एविडेंस आए आपको पता लगा कि ये तो एक उसने जो ऑफेंस कमिट किया उसको तो हमने चार्ज लगाया नहीं, क्योंकि हमें तो खुद डाउट है ना, उसको तो हमने चार्ज नहीं लगाया, लेकिन एविडेंस हमारे पास है। एविडेंस के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर उसको वो प्रूफ होगा दैट ही हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस। तो भाई 216 सेक्शन क्या कह रहा है, अमेंडमेंट ऑफ चार्ज। तो एट दैट स्टेज before pronouncing the judgment the public prosecutor has the right to move an application for the amendment of the charge। लेकिन यहां पर जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि विदाउट अमेंडिंग द चार्ज 221 की सेकंड क्लॉज में वहां पर लिखा गया इफ इन सच अ केस द अक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस, आपने एक ऑफेंस के रिगार्डिंग उसको चार्ज कर दिया एंड इट पेयर्स इन एविडेंस, एविडेंस आ गई हमारे पास, शहादत आ गई, राइट, एग्जामिनेशन हो गई हमारे विटनेस की, एविडेंस आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए, उससे पता लगा दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, कि उसने तो वो ऑफेंस कमिट किया है जिसका हमने चार्ज ही नहीं लगाया, तो ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस व्हिच ही इज शोन टू हैव कमिटेड। तो उसके रिगार्डिंग भाई हम लोग उसके रिगार्डिंग उसको हम लोग पनिश कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज, चाहे उसके ऊपर चार्ज वो ना लगाया गया हो, वो हमने मेंशन किया गया है। तो यहां पर इलस्ट्रेशंस भी हमारे कहीं क्लियर है, वहां पे लिखा ए इन द केस मेंशन ए इज ओनली चार्ज विद थेफ्ट, अगर ए के ऊपर सिर्फ थेफ्ट का चार्ज लगाया है और इट अपेयर्स कि भाई इसने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है, या फिर इसने प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी सिर्फ रिसीव किया, ही हैज नॉट कमिटेड अ थेफ्ट,
he has committed an offense under section 411 of the Indian Penal Code. तो हम लोग कहते हैं कि भाई अगर 411 का चार्ज नहीं लगाया, that doesn't matter, the court has the discretion power to convict the accused person under that section. हमने सिर्फ इंग्रेडिएंट देखना है, क्योंकि हम लोग डाउटफुल थे कि भाई इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। अगर हमने एक के चार्ज लगा दिया और बाद में एविडेंस आ गई, हमें पता लगा कि भाई इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, बिल्कुल डिफरेंट ऑफेंस हो गया। आपने चोरी का लगाया, थेफ्ट का, अब ये कौन सा है, मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का। तो भाई आप चोरी के लिए उसको पनिश तो ना करोगे, मिसएप्रोप्रिएशन के लिए करोगे जिसके रिगार्डिंग आपके पास प्रूफ हो गया। या फिर आपने ये प्रूव कर दिया कि यहां पर सिर्फ जो अक्यूज पर्सन है उससे हमने सिर्फ रिकवरी की है स्टोलन प्रॉपर्टी की, और उसको नॉलेज थी दैट प्रॉपर्टी इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसके पोजेशन से वो पाई गई है, तो वो 411 सेक्शन का ऑफेंस बनता है, ना कि 379 का। तो उसको थेफ्ट की तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, जो चार्ज लगाया है उसकी तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, और जिसका चार्ज नहीं लगाया उसकी हम लोग पनिशमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ एविडेंस इन आवर हैंड एंड इट इज ड्यूली प्रूव्ड थ्रू दैट एविडेंस दैट ही हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। देन वी हैव अनदर सेक्शन 222। एक बार प्लीज सब ध्यान में रखना, 221 सेक्शन वहां पे जहां पर डाउट है, राइट, नॉट अदरवाइज। 222 सेक्शन क्या कह रहा है, 222 सेक्शन क्या कह रहा है, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड कर दिया लेकिन उसका चार्ज नहीं लगा था, वो किसमें है, ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन द ऑफेंस चार्ज। 325 का हमने चार्ज लगा दिया, ग्रीवियस हर्ट विद ब्लंट वेपन्स। तो ड्यूरिंग एविडेंस हमें यह पता लगा कि ग्रीवियस हर्ट तो था ही नहीं, चार्ज हमने फ्रेम कर दिया, और ये प्रूफ होगा कि जो इंजरी थी वो सिंपल नेचर की थी, ऑल्दो द वेपन वाज जो यूज किया वो ब्लंट नेचर का था, इट वाज नॉट शार्प वेपन। तो 323 प्रूफ हो गई, जिसका हमने चार्ज लगाया था वो तो हम प्रूफ हुए नहीं। तो लॉ कहता है कि एटलीस्ट जो प्रूफ हो गया है वो उस चार्ज में इंक्लूड था, मतलब ग्रीवियस हर्ट में सिंपल हर्ट इंक्लूड ही होता है, तो नेचुरल बात है अगर सिंपल हर्ट प्रूफ हो गया उसकी तो पनिशमेंट कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो 222 सेक्शन क्या कह रहा है, when a person is charged with an offense consisting of several particulars को मिला के अगर कोई offense बनता है, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, और उसमें से कुछ particulars हम प्रूफ कर देते हैं। 325 प्रूफ नहीं कर पाए, हमने ये प्रूफ कर दिया कि उसने असॉल्ट किया है, वो उसी में शामिल है ना, पर्टिकुलर्स असॉल्ट के उसमें प्रूफ हो जाते हैं। तो अगर आप ये भी प्रूव कर दो तो लॉ कहता है कि जो चाहे उसका चार्ज हमने नहीं भी फ्रेम किया, ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज विद इट, बट आप उसकी कनेक्शन आपको उसको दे सकते हो। यहां पर इलस्ट्रेशन यहां पर क्लियर है। अगर एक के ऊपर चार्ज लगाया गया 407 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विद अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम एज ए कैरियर, आपने उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की थी, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे, उसने मिसएप्रोप्रिएशन कमिट कर दी, तो वो 407 का ऑफेंस कमिट बनता है। ड्यूरिंग एविडेंस इट अपीयर्स, जब हमारे पास एविडेंस आई, विटनेस को एग्जामिन किया, इट अपीयर्स दैट ही डिड नॉट कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 407 बट ही डिड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उस प्रॉपर्टी को जो एज ए कैरियर उसको हैंड ओवर नहीं की गई थी, बस एज ए नॉर्मली उसको इंटरेस्टमेंट की गई थी, नॉट एज ए कैरियर। तो लॉ कहता है कि हम 407 तो भूल जाओ, उसको तो कन्विक्ट कर नहीं सकते, लेकिन उसके जो पर्टिकुलर्स हैं, जो 406 के इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे होते हैं हमारे। तो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स हमारे अगर 406 के पूरे हो गए तो हम लोग 406 को उसके रिगार्डिंग हम उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया 406 का। लॉ कहता है कि हमारे पर्टिकुलर्स मींस इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, और इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो गए हैं। देन सेकंड थिंग, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस, हमने उसके ऊपर चार्ज लगाया 379 का, ड्यूरिंग एविडेंस इट केम टू नो कि भाई उसने चोरी तो की नहीं, एट द टाइम ऑफ थेफ्ट उसको पकड़ लिया गया था, तो प्रॉपर्टी मूव ही नहीं हुई थी। तो लॉ कहता है कि यहां पर एक बात तो क्लियर है कि उसने अटेम्प्ट किया था, तो 379 दैट विद सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पेनल कोड अकॉर्डिंग हम उसको कन्विक्ट कर देंगे, चाहे वो अटेम्प्ट का हमने चार्ज नहीं भी लगाया, तो वो रिड्यूस हो गया। तो इसको प्लीज ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपने 325 का ऑफेंस के ऊपर आपके ऊपर चार्ज लगा ग्रीवियस हर्ट का, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस, अगर वहां पर अक्यूज्ड ये प्रूव कर दे कि भाई जो मैंने ग्रीवियस इंजरी की थी वो अंडर प्रोवोकेशन की थी, अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की थी, जो मुझे 335 ऑफ इंडियन पेनल कोड का डिफेंस मुझे मिलना चाहिए। लॉ कहता है ये तो बात सही है, ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट बहुत है,
लेकिन अगर वो ऑफेंस अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा किया जाए तो उसकी पनिशमेंट 335 के अंदर होगी। तो वो रिड्यूस हो गया उसका। कहां पनिशमेंट ग्रीवियस हर्ट की मिली थी? वॉलंटरली। कहां मिल रही है? ग्रीवियस हर्ट की, बट अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो नेचर तो वही है ग्रीवियस इंजरी का, लेकिन सडन प्रोवोकेशन के तहत उसका जो सेंटेंस है वो रिड्यूस होकर माइनर ऑफेंस बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो वहां पर इलस्ट्रेशन दी गई है, सेकंड इलस्ट्रेशन वहां पर लिखा इज चार्ज अंडर सेक्शन 325 with causing grievous hurt and he proves that he मतलब accused ने प्रूव कर दिया कि उसने जो grievous hurt किया था वो अंडर grave and sudden provocation किया था। सो इसके लिए उसको कन्विक्शन 335 में दी जाएगी, ना कि 325 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सेंटेंस रिड्यूस हो गया। थर्ड पॉइंट, when a person is charged with an offense he may be convicted of an offense for attempt to commit an offense, for abetment to commit an offense। तो ये नॉर्मल बात है, चाहे उसको लिए हमने उसके ऊपर चार्ज नहीं भी लगाया तो लॉ कहते हैं ठीक है, इट्स ऑल ओके। अगर वो ऑफेंस प्रूव करते करते वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये प्रूव हो गया कि उसने अबैटमेंट की थी, ये प्रूव हो गया कि उसने अटेम्प्ट की थी, तो उसकी तो सजा दे दो। एटलीस्ट हमें कुछ तो संतुष्टि मिले कि हाँ भाई विक्टिम को जस्टिफिकेशन मिल गई और उसको जस्टिस मिल गया। तो यहां पर एक आप जस्टिफाइड एक्ट कर रहे हो। वो ऑफेंस जिसका चार्ज लगाया गया है, अगर वो ऑफेंस प्रूव नहीं होता और माइनर ऑफेंस प्रूफ होते हैं, लाइक अटेम्प्ट प्रूफ हो गया, अबैटमेंट प्रूफ हो गई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूफ हो गई, तो लॉ कहता है कि उनका तो आप उनके रिगार्डिंग आप उनकी पनिशमेंट तो आप दे ही सकते हो इन स्पाइट ऑफ कि उनके ऊपर चार्ज वो नहीं फ्रेम किया गया एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फोर्थ पॉइंट सेज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कन्विक्शन ऑफ एनी माइनर ऑफेंस। लॉ कहता है कि माइनर ऑफेंस की पनिशमेंट आप तभी दे सकते हो जब माइनर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं। उन माइनर ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स को प्रूफ किया जाता है। उन माइनर ऑफेंसेस के जितने भी हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप उनको प्रूफ करोगे तभी उस माइनर की पनिशमेंट होगी। अदरवाइज दैट कोर्ट हैज नो पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर द माइनर ऑफेंसेस फॉर विच देयर इज नो एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 223 सेक्शन कहता है कि वो कौन से पर्संस हैं, वो कौन से दोषी हैं, वो कौन से अक्यूज्ड हैं जिनको आप एक चार्ज में जॉइंटली ट्रायल कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है 323, क्योंकि प्री में बहुत बार क्वेश्चन पुट किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पे 223 वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि वो पर्संस के बारे में वो उनका जिक्र किया गया जिनको हम लोग जॉइंटली ट्रायल कर सकते हो। तो पहला वहां पर लिखा है वो पर्संस जिन्होंने सेम ट्रांजेक्शन के अंदर रेजिस्ट्री ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंदर ऑफेंस कमिट किया है, सेम ऑफेंस कमिट किया है। 3 पर्सन जिनका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, वो तीनों मौके वहां पर आए अकरंस के टाइम पे, उन्होंने तीनों ने अटैक कर दिया उस डिसीज पे और उसको मार डाला, तो रेस्ट है। सेम ट्रांजेक्शन के तहत वो है। तो भी सभी को हम लोग जॉइंटली ट्रायल करके सभी सेम चार्ज और सेम ट्रायल हम लोग कर सकते हैं, जॉइंट चार्ज और जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं। बी पॉइंट, पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज ऑफ अबैटमेंट और अटेम्प्ट टू ऑफेंस। एक ने ऑफेंस कमिट कर दिया, दूसरे ने अबैट किया, तीसरे ने अटेम्प्ट किया, तो लॉ कहता है तो वो एक ही फेंस है ना। उसी फेंस के रिगार्डिंग किसी ने अबैटमेंट किया है, उसी फेंस के रिगार्डिंग एक ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो सभी तीनों पर्सन्स को हम लोग जॉइंटली चार्ज लगा के जॉइंट उसका ट्रायल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट सेज वो सभी दोषी जिन्होंने 219 में पूरे साल में सेम काइंड ऑफ नेचर का ऑफेंस कमिट किया है और मोर देन वन ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन एबीसी उन्होंने एफ के घर पे भी चोरी की, जी के घर पे भी चोरी की, एच के घर पे भी चोरी की, तो देयर आर 3 कंप्लेनेंट्स। तो लॉ कहता है सभी को हम लोग जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं, जॉइंटली चार्ज करके हम लोग जॉइंटली ट्रायल कर लो, एक ही केस में तीनों को आप कॉल कर सकते हो। देन ये फोर्थ पॉइंट, पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। यहां पर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि डिफरेंट ऑफेंसेस। पहला पॉइंट क्या कहता था, ए पॉइंट, सेम ऑफेंस कमिटेड बाय डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट अक्यूज पर्सन सेम ऑफेंस कमिट कर रहे हैं अंडर द सेम ट्रांजैक्शन। डी पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ अक्यूज पर्सन सेम ट्रांजैक्शन के अंडर डिफरेंट ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ये भी है। तो अगर किसी ने सिंपल हर्ट दिया है और एक ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था लेकिन सेम ट्रांजैक्शन थी, तो लॉ कहता है कि भाई बात खत्म, उस एक को 325 के लिए लायबल बना दो, एक को 323 के लिए लायबल बना दो। अगर किसी ने अबैट किया तो उसको अबैटमेंट के अकॉर्डिंग बना दो। तो डिफरेंट ऑफेंसेस हो गए, अक्यूज हमारे बेसिकली डिफरेंट पर्संस हैं लेकिन ऑफेंस हमारा एक ही है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। देन ये ई पॉइंट, लॉ कहता है अगर
अक्यूज पर्सन है, जिन्होंने थेफ्ट कमिट किया, एक्सटॉर्शन किया है, चीटिंग किया है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कमिट किया है, जब पर्सन अक्यूज ऑफ रिसीविंग और टेनिंग, जिसने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी जो है वो उसके रिगार्डिंग उसने वो उसको कंटेन करके रखा हुआ, उसने कंसील करके वो प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो उन सभी पर्सन को भी हम लोग जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली इन रिगार्ड विद द प्रॉपर्टी, जो जिसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग थेफ्ट अगेंस्ट हुआ था, चीटिंग हुई है, एक्सटॉर्शन हुई है, मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी हुई है, तो अगर उन पर्सन ने उनको रिटेन करके रिसीव करके रखा हुआ है, जब असिस्ट कर रहे हैं ताकि उन प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, तो भाई इनके रिगार्डिंग भी हम सभी पर्सन को, जो जिसने थेफ्ट कमिट किया है, जिसने वो प्रॉपर्टी रिटेन की है, जिसने उसको असिस्ट किया है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, सभी पर्सन को हम लोग जॉइंट चार्ज करके जॉइंट ट्रायल हम लोग कर सकते हैं। देन वी हैव एफ पॉइंट। एफ पॉइंट सेज कि पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 414 इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग और आइदर दो सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो कोई भी पर्सन अगर स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा हुआ है या उसको असिस्ट कर रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो लॉ कहता है कि प्रॉपर्टी तो एक ही है, प्रॉपर्टी एक है, ए ने चोरी कर ली, बी ने उसको रिटेन कर लिया, सी उसकी हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, एक ही प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो इन सभी को हम लोग चार्ज एक फ्रेम करके सिंगल जॉइंट ट्रायल उसका कंटिन्यू कर सकते हैं। देन जी पॉइंट सेज, जो चैप्टर 11 इंडियन पेनल कोड का है, जो काउंटरफिट कॉइन के रिगार्डिंग है, तो लॉ उसमें कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसने काउंटरफिट कॉइन के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया है, या किसी ने अबैटमेंट किया है, या क्रिमिनल अटेम्प्ट कमिट किया है, या किसी ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी किया है उन काउंटरफिट कॉइन्स के रिगार्डिंग, तो सभी पर्सन को हम लोग जॉइंट चार्ज करके जॉइंटली उसका ट्रायल हम लोग स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव प्रोविजो ओवर देयर, दैट प्रोविजो इज टोटली डिफरेंट देन दीज सेक्शन। तो यहाँ पर प्रोविजो ने क्या किया है, प्रोवाइडेड दैट अगर आपका केस 223 की ए से लेके जी तक किसी भी प्रोविजो में फॉल, किसी भी सेक्शन क्लॉज में फॉल नहीं करता, तो दैट डजंट मीन कि अक्यूज्ड का हम लोग जॉइंट ट्रायल नहीं कर सकते। The discretionary power is given to the court for the end of justice. They can do any act, they can pass any order. For the end of justice, they can pass any order. तो यहाँ पर लिखा गया है, provided that where a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within the category so specified in these sections, the court of session, ja magistrate may, if such person by an application, अगर accused application लगा रहा है रिटर्न में और वो चाहता है कि सर मेरा जॉइंट ट्रायल इनके साथ किया जाए, तो भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे ना, ज्वाइन चार्ज करके उसका जॉइंट ट्रायल कर लेंगे। हमें क्यों, हमें तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। हम क्यों चाहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो? तो मैं तो खुद बीइंग एज अगर मैजिस्ट्रेट अगर मेरी हो तो मैं तो खुद कहूंगा कि हम सारे इकट्ठे आ जाओ, मैं सभी का एक ट्रायल कर दूंगा, बात खत्म। अगर आपका केस नहीं भी फॉल करता 223 की किसी कैटेगरी में, स्टिल अगर आप एप्लीकेशन मूव दो रहे हो रिटर्न में, आप अपनी डिजायर, अपनी इच्छा जाहिर करते हो कि मेरा जॉइंट इनके साथ ट्रायल किया जाए, तो हम लोग कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। At the end, the last section, withdrawal of remaining charges on conviction वो यूज किया गया है on one of several charges। एक पर्सन के अगेंस्ट अगर डिफरेंट चार्जेस फ्रेम किए गए हैं सिंगल ट्रायल में, अगर उन सिंगल ट्रायल में कुछ चार्जेस को प्रूव किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा या कंप्लेनेंट द्वारा, तो लॉ कहता है कि जिनको प्रूव कर दिया उनकी कन्विक्शन कर दो। ऑन कन्विक्शन जो रिमेनिंग सेक्शन है जिनको प्रूफ नहीं किया गया, तो आप विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट उसको विड्रॉ कर सकते हो, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, एंड दैट विड्रॉल रिजल्ट विद द एक्विटल ऑफ द अक्यूज पर्सन। तो आपका विड्रॉ करना उन चार्जेस को, क्योंकि उसका ट्रायल जो वो इंक्वायरी वो तो स्टे हो जाएगी, उसका तो कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वो सेक्शन प्रूफ ही नहीं किए, आपने कुछ चार्जेस प्रूव कर दिए, वो बाकी चार्जेस जो है वो अभी प्रूफ नहीं हुए, तो लॉ कहता है कि मैंने तो कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को, जो बाकी सेक्शन है वो प्रूव ही नहीं हुए। अब जो प्रूफ नहीं हुई जाता उसको विड्रॉ कर लो, जहां मैं उसको इक्विट करूंगा, और आपका जो विड्रॉ करना अपने आप में इसका रिजल्ट भी यही है कि उसको अक्यूज को एक्विट किया गया है। तो दिस इज द सेक्शन 224। इट सेज व्हेन अ चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेम पर्सन एंड व्हेन अ कन्विक्शन हैज बीन हैड ऑन वन और मोर, और उनमें से किसी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हमने उस अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, और ऑफिसर कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहां कोई भी कंप्लेनेंट रिमेनिंग चार्जेस के लिए जिसको अभी प्रूफ नहीं किया गया, विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, और इसका रिजल्ट होगा इक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन ऑन द रिमेनिंग चार्जेस जिसको प्रूव नहीं किया गया। तो अनलेस द कन्विक्शन इज सेटिस्फाइड, अगर तो कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती
तो बात खत्म, उसका एक्विटल माना जाएगा। अगर मेन कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो गई तो जो उसको क्विट किया गया था जस्ट बिकॉज की, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिए थे हमने चार्जेस, जो रिमेनिंग चार्जेस को प्रूव करा वो विड्रॉ कर लिए थे, तो बाद में दोबारा, क्योंकि कन्विक्शन सेटिस्फाइड होने के बाद सारे के सारे दोबारा फिर लाइफ में आ जाएंगे, तो दोबारा फिर उनका जो है वो ऑन अपील उसको चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 221 से लेकर 224 ऑफ द सीआरपीसी। In case of any doubt, in case of any problem, please आप discuss करना। These sections are very, 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 very important for pre point of view, for main point of view, for interview point of view. So thank you so much. सत श्री अकाल।